इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी में छिड़ी विरासत की जंग और तेज हो गई है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को पार्टी का संसदीय दल का नेता चुने जाने के खिलाफ चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष से गुहार लगाई है। पार्टी में हुए तख्ता पलट के बाद पशुपति पारस ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। लोकसभा में संसदीय दल के नेता के पद पर उनकी नियुक्ति को स्पीकर ने भी मान्यता दे दी थी, पर अब चिराग पासवान स्पीकर से अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए अपील उन्होंने की है। ये देखिए क्या कुछ हुआ है। दरअसल पशुपति पारस ने एलजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर चुने जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को एक लेटर लिखा था, जिसके बाद उनके इस फैसले पर मुहर भी लग गई थी, जिसको अब बदलने के लिए चिराग पासवान ने खुद स्पीकर से पुनर्विचार की अपील के लिए एक पत्र लिखा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में पुनर्विचार करना चाहिए और संसदीय दल का नेता उन्हें ही फिर से चुना जाना चाहिए। तो चिराग पासवान जो कि आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने टाल दिया है और अब नई रणनीति के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं उन्हें पत्र लिखा है और फैसले को बदलने के लिए उन्होंने कहा है। संसदीय दल के नेता के तौर पर चुने जाने के बाद पशुपति पारस ने पूरी तरह से पार्टी को अपने हाथ में लेने की बात कही और ये वो पत्र है जो कि चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर को लिखा है, जिसमें उन्होंने फैसले को बदलने की बात कही है, यानी कि संसदीय दल का नेता फिर से चिराग पासवान चुने जाए और ये उसका मजमून है पत्र। श्री ओम बिरला जी, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 26 के मुताबिक लोकसभा में पार्टी का नेता कौन होगा, ये पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है। श्री पशुपति पारस को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया जाना इस नियम के खिलाफ है। ऐसा करने वाले सभी सदस्यों को एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पार्टी से बाहर कर दिया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और चिराग पासवान को लोकसभा में एलजेपी के संसदीय दल का नेता नियुक्त करें। तो दरअसल ये पत्र लिखा है चिराग पासवान ने। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हिमांशु, और साथ ही साथ माफ करिएगा हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ रहे हैं और रोहित सिंह पटना से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आज की जो बैठक होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है, रद्द हो गई है। अब एक पत्र सामने आया है लोकसभा स्पीकर को जो कि चिराग पासवान ने लिखा है, लेकिन इंतजार अभी करना होगा क्योंकि अभी काफी कुछ बदलाव, काफी कुछ गतिविधियां इस पूरे मामले में होने वाली है। बिल्कुल श्वेता, 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, लेकिन इसी बीच में चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में साफ तरीके से कहा गया है कि पशुपति पारस को जो लोकसभा का नेता बनाया गया था, स्पीकर की तरफ से भी मान्यता दी गई थी, उस मान्यता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 13 जून को लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया था कि पशुपति पारस ही लोकसभा के नेता एलजेपी की तरफ से होंगे। लेकिन आज जो चिट्ठी चिराग पासवान ने लिखा है और उनका ये कहना है, क्योंकि अभी भी वो अध्यक्ष पार्टी के वही हैं और इस वजह से उन्होंने चिट्ठी लिख करके लोकसभा स्पीकर से ये गुजारिश की है कि उनकी जो मान्यता संसदीय दल के नेता के तौर पर दी गई है उसको पुनर्विचार किया जाए और चिराग पासवान को ही संसदीय दल का नेता बने रहने दिया जाए। तो इस तरीके की गुजारिश की गई है। हालांकि अभी लोकसभा स्पीकर की तरफ से कोई इस पर जवाब नहीं आया है, उनकी तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि क्या जवाब आता है। इस बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी चिराग पासवान को, उसमें यह कहा जा रहा था कि आगे वो किस तरीके से रणनीति बनाएंगे, क्योंकि पार्टी में जिस तरीके से 2 अलग अलग गुट हो गए हैं, जिसमें बागी सांसदों को कल कार्यकारिणी की बैठक के बाद चिराग पासवान ने निष्कासित कर दिया था, उसके बाद वो लोग अपना अलग तेवर अपनाते हुए पटना में एक बैठक करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान यहाँ दिल्ली में ही मौजूद हैं और वो आगे किस तरीके की रणनीति बनाते हैं, इस पर जो मीटिंग और इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था उसको अभी तक रद्द कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि आगे कुछ घंटों में या कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अभी स्थिति साफ उनकी तरफ से ये नहीं की गई है कि आगे उनका एक्शन क्या होगा। अब दिल्ली में जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता जो पशुपति पारस हैं उनके घर पर जाकर के हंगामा कर रहे हैं, तो ये जो घर की लड़ाई है चाचा भतीजी के, वो अब सड़कों तक आ गई है और लोग यही लगातार जो चिराग पासवान के समर्थक हैं वो मांग कर रहे हैं
कि चिराग पासवान के खिलाफ साजिश की गई है और इस साजिश के पीछे कई पॉलिटिकल पार्टियां भी लगी हुई हैं। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे हम और जानकारी लेंगे। इस बीच हम रोहित के पास भी चलेंगे पटना और उनसे हम और जानकारी लेंगे इस पूरे मामले पर। लेकिन उससे पहले रोहित की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। दरअसल पटना में एलजेपी दफ्तर के बाहर क्या नजारा है, ये खुद रोहित वहां पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। देखिए उनकी रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी में जो घमासान चल रहा है उसके बीच कल चिराग पासवान के समर्थकों ने जहां पटना में एलजेपी दफ्तर में घुसकर पशुपति पारस गुट के खिलाफ नारेबाजी की और उनके तस्वीरों पर कालिक भी पोत दी, वहीं आज जो है वो पशुपति पारस का गुट जो है वो यहाँ पर एलजेपी दफ्तर पर जो है वो हावी नजर आ रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एलजेपी दफ्तर के बाहर की, जहाँ देखिए इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं जहाँ पर पशुपति पारस को जो है यहाँ पर बधाई दी जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता चुने जाने पर उनको जो है यहाँ पर बधाई दी जा रही है। और इसमें इस पोस्टर में आप देखिए दिवंगत रामविलास पासवान के साथ साथ उन चारों सांसदों की भी तस्वीरें हैं जो पशुपति पारस गुट के कह सकते हैं सदस्य हैं या उनके साथ हैं। तो कल जहां इन्हीं सांसदों के चेहरे पर चिराग पासवान गुट के समर्थकों ने कालिक पोत दी थी, वहीं आज पशुपति पारस गुट के लोगों ने यहाँ पर ये बैनर और पोस्टर लगाए हैं जहाँ पर पशुपति पारस को बधाई दी जा रही है। तो कहीं न कहीं जो चाचा भतीजे का ये झगड़ा चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो है वर्चस्व की लड़ाई भी जो है चाचा और भतीजे में साफ तौर पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। और चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच विरासत की जंग छिड़ी है, तो समर्थक भी अपना अपना पाला पकड़कर मैदान जंग में उतर गए हैं। देखिए दोनों ओर से समर्थकों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। प्रदर्शन किया जा रहा है। सांसद पार्टी में रहते हुए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ और देश की दलितों के साथ अकलियतों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के गए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ रामविलास पासवान जी को, और उन्होंने पीठ में छुरा भोग रहे। कौन होता है डिसाइड करने वाला? पार्टी का मीटिंग में इन्होंने क्यों नहीं बोला कि पार्टी का जो मीटिंग होती है उसमें बोलना चाहिए? घर की लड़ाई की बात नहीं है, अभी ये पार्टी की बात है। घर की लड़ाई घर में होती है। हम लोगों को बहुत ही खराब लगा जब चिराग जी गेट पे इतने देर इंतजार करते रह गए, उनके लिए गेट तक नहीं खोला गया। क्या उनकी अहमियत आज के समय यही है जिन्होंने ये चाचा ने रखा? अभी पशुपति नाथ पारस जी को, प्रिंस जी को और 5 सांसद को बताना चाहते हैं कि पार्टी चिराग जी के साथ है, उनके साथ नहीं है, और हम कतई भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे और इनके विरोध में पूरा भारत में इनका विरोध किया जाएगा। पासवान जी के पास जो काबिलियत है वो पशुपति कुमार पारस जी में नहीं है, और यही एक सूत्र में पार्टी को लेकर जा सकते हैं चिराग पासवान जी, क्योंकि ये मजे हुए नेता हैं और उनकी जो काबिलियत है सब कार्यकर्ता मानते हैं, और पारस जी के साथ अभी कोई नहीं है। आ रहे हैं हमारे संसदीय दल के नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी, उन्हीं के संसदीय दल के नेता बने हैं। ये लेकर के हम लोग स्वागत के लिए लगे हुए हैं। जब तक बड़े भैया जीवित रहे तो हमारे तीनों भाई में कभी कोई मतभेद न मनभेद हुआ न मतभेद हुआ। वो कह दिए वो लकीर हो गया, और मैं उनको वो हमारे परिवार में उनको हम लोग भगवान मानते थे। वो हम लोग के आदर्श थे। उनका सदैव ये रहता था कि समाज में जो दलित है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, अति पिछड़ा है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, उनको निश्चित रूप से संरक्षण मिलना चाहिए। सीधी सी बात है, जो हुआ है ये तो मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि ये 5 सांसद की स्क्रिप्ट नहीं है। ये स्क्रिप्ट लिखी गई है एक अन्य मार्ग में। आशीर्वाद संभवतः दिल्ली से भी था, लेकिन ये लोग इस भूल में ना रहे। अभी 1 बरस भी नहीं हुआ है, रामविलास जी की पहली बरसी भी नहीं हुई। तो जो उनका समर्थक समूह है ना, उनके और सांसदों के चरित्र में अंतर है। वो अपनी भूमिका जानते हैं। सीधे पटना चलते हैं रोहित के पास। रोहित, जमीनी हकीकत आप बेहतर समझते हैं। पशुपति पारस जो भी कहें,
अपने भाई को लेकर, रामविलास पासवान को लेकर, लेकिन यहां इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही है वो उन्होंने ही उसकी शुरुआत की है। ऐसे में जो वहां काडर है वो क्या कहता है, आगे उसको लेकर क्या कुछ हो सकता है, और साथ ही जो संविधान है उसके हिसाब से क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जो पार्टी के मुताबिक, जो कि चिराग पासवान ने भी अपनी चिट्ठी में ये बात कही है कि जो संसदीय दल का नेता जो है पार्टी अध्यक्ष ही तय कर सकता है या उसका चुनाव कर सकता है। ऐसे में आगे क्या होगा? ये देखिए, बिल्कुल जो जिस तरीके का संविधान है लोक जनशक्ति पार्टी का, उसके विरुद्ध जो है वो चीजें हो रही थी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है फौरी तौर पर। लेकिन एक बात ये समझना बिल्कुल जरूरी है कि ये पार्टी जो है 21 साल पुरानी पार्टी है। इसकी नींव जो है वो रामविलास पासवान ने रखी थी, और रामविलास पासवान ने 6-7 साल पहले, मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था चिराग पासवान को, और उसके बाद कुछ साल के बाद उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी भी जो है वो घोषित कर दिया था। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता में भी, बिहार के नेताओं में भी इस बात को, ये मैसेज है कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी चिराग पासवान है। ऐसे में अब पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पशुपति पारस ने बगावत कर दी है, उसको लेकर जो है नाराजगी पार्टी के अंदर भी बहुत है, और पार्टी में बिल्कुल दो फाड़ जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कल हमने देखा किस तरीके से चिराग पासवान का बिल्कुल रोहित, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश में जो गाजियाबाद की घटना सामने आई है उसमें ट्विटर की मनमानी साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको हम बताएं, रविशंकर प्रसाद जो कि IT मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको साफ तौर पर बता दें। वीडियो विवाद पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है यूपी की घटना ट्विटर की मनमानी है, और ये साफ तौर पर दिखती है क्योंकि ट्विटर ने इस पूरे मामले को जिस तरह से रंग दिया है वो अपने आप में गलत है। ट्विटर को हमने कई मौके दिए, उसके बावजूद ट्विटर नहीं समझा। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, वो चाहे सोशल मीडिया हो या कोई नेता हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई अपराधी हो, कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। और ट्विटर ने जिस तरह से ट्विटर को बार बार वार्न करने के बाद भी इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात आज निकल कर आई आपके सामने, इससे सौहार्द खराब होता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास दिखता है इस तरह के कृत्य में। और इसकी साजिश का भी हम खुलासा करेंगे। जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई है उनसे अभी बहुत सी चीजें निकल कर आएंगी। ये हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ पर कानून हाथ में किसी को नहीं लेने दिया जाएगा, चाहे वो ट्विटर हो या कोई अन्य दल हो, क्योंकि इसके पीछे जो नाम आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दलों के नाम भी हैं, उनसे जुड़े हुए लोग भी हैं। बिल्कुल मोहसिन रजा साहब, लेकिन मुख्य विपक्षी जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में, साफ तौर पर उसका कहना है, समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि आप लोग खुद नाकाम रहे हैं वहां पर लोगों को सुरक्षा देने के लिए। इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बार बार सामने आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जिन्होंने देश में अराजकता फैलाई, जिन्होंने देश में गुंडा राज की स्थापना की उत्तर प्रदेश के अंदर, वो हमको आईना दिखाएंगे, वो हमसे बात करेंगे। यहाँ पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सुरक्षित महसूस कर रहा है, एक एक व्यक्ति सुरक्षित है। और इस तरह के कृत्य करने में आप लोगों का योगदान है। जिस तरह से अयोध्या में आपने देखा, उस प्रकरण को उठाया और जबरदस्ती के लिए वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति और उसका ये दूसरा अध्याय लिखने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर वो सौहार्द और यहाँ की सरकार आपको बीच में एक बार रोकना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, जरा सुन लेते हैं। दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति आपस में पूर्व परिचित थे तथा अब्दुल समद ताबीज बनाने का कार्य करता है, जिसके द्वारा उन व्यक्तियों को ताबीज बेचे गए थे, जिनसे सकारात्मक परिणाम न मिलने पर उन व्यक्तियों ने अब्दुल समद के साथ मारपीट की। दिनांक 14/6/2021 को ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा थाना निरोनी पर मुकदमा दर्ज कराया गया तथा इनमें से एक व्यक्ति जो अभियुक्त परवेज था उसको पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका था तथा 2 अन्य अभियुक्तों कल्लू व आदिल की गिरफ्तारी 14 जून को ही कर ली गई थी। तदोपरांत 14/15 की रात्रि में ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति तथा 15 जून को वीडियो बाइट के जरिए भी स्पष्ट किया गया था कि घटना व्यक्तिगत विवाद के कारण हुई है तथा विपक्षीगण
हिंदू व मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों से संबंधित हैं। उक्त स्पष्टीकरण के बावजूद धार्मिक वैमनस्यता तथा प्रदेश में माहौल खराब करने के लिए कतिपय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनमें 5 व्यक्ति एक मीडिया ग्रुप शामिल हैं, के द्वारा अपने ट्वीट्स को डिलीट न किया गया और न ही सही तथ्यों को अपने अगले संदेशों में उल्लेख किया गया, जिससे आम जनमानस में धार्मिक तनाव की स्थिति बन रही थी तथा कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ट्विटर कॉरपोरेशन तथा ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी उक्त धार्मिक संवेदनशील झूठे ट्वीट्स को हटाने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो उनका कर्तव्य एवं जिम्मेदारी थी। अतः जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी में इन सभी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 502/21 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है, जिनमें साक्ष्य के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि ऐसे और भी कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इन ट्वीट्स का उपयोग सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए तथा अपने लिए या अपने हित में चीज़ों को, माहौल को करने के लिए उपयोग किया गया है, तथा उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ये बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। मोहसिन रजा हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री बने हुए हैं। रजा साहब, ये बार ये बात उठती है कि आखिर इस तरह की घटना होती ही क्यों है। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात आपकी सरकार कहती रही है, लेकिन उसके बावजूद लगातार अगर घटनाओं का जिक्र करें तो आंकड़ा बहुत है। गिनती छोड़ भी दे तो इस घटनाओं के बारे में आप कहेंगे क्यों? पहले वीडियो आएगा तब आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, ऐसा है, जो चीज संज्ञान में आती है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, ये आपने देखा, इसका परिणाम देखा। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के एडीजी ने बाकायदा आपको सारी चीजों से अवगत कराया है। किसी को कानून और किसी को सौहार्द बिगाड़ने के लिए छूट नहीं दी जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आने वाला चुनाव है 2022 में। उनके पास कोई जनता के हितों के लिए काम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वो उसी एजेंडे पर जाएंगे, बांटों की राजनीति करेंगे। खजूर खाने वाले लोग हैं, वो यही काम करेंगे। इसलिए इस तरह की चीजें निकल कर आती रहेंगी, लेकिन हमारी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, हर एक सुरक्षित है। और जो सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा या उसके पीछे उस षड्यंत्र में जो लोग शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये भी आपको अवगत करा दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहली बात तो यहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है, और एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं, और केवल एक डॉक्टर होने के नाते भी नहीं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर, वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और स्पष्ट रूप से ये क्लैरिफिकेशन और साइंटिफिक डोमेन आज हिंदुस्तान का कहती है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। देखिए, मैं एक डॉक्टर भी हूं, मैं इसे टेक्निकली थोड़ा सा 10-20 सेकंड में आपको समझाना चाहूंगा। ये जो काव या काफ मतलब बछड़ा होता है, ये जो काफ का सीरम होता है, ये सीरम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल प्रैक्टिस है। कई वैक्सीन में, पोलियो की वैक्सीन में, रेबीज की वैक्सीन में, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में, इनिशियल तौर पे ये सीरम इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वेरो सेल्स हैं, जिस सेल में वायरस को रेप्लिकेट कराना है, उस सेल को एनरिचमेंट, अगर मैं साधारण हिंदी में कहूं तो खाद का काम करता है। ये सेल जब ग्रो कर जाती हैं, वेरो सेल्स ये कहलाती हैं। इस वेरो सेल में बाद में जो कोविड के वायरस होते हैं, वो वायरस छोड़े जाते हैं, कोरोना के वायरस छोड़े जाते हैं। ये वायरस इन सेल्स में रेप्लिकेट करती है
और रेप्लिकेट करते समय ये जो वेरोसेल्स होते हैं वो संपूर्णतः खत्म हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, वैक्सीन बनाने से पहले ये जो वेरोसेल्स जिसमें कल्चर किया जाता है उसको अच्छी तरीके से धोया जाता है केमिकल्स के माध्यम से, ताकि उसमें किसी प्रकार से कोई सेरम का इंग्रेडिएंट नहीं रहे। वैसे भी वेरोसेल समय के साथ समाप्त हो जाता है और उसके अंदर जो वायरस रेप्लिकेट करते हैं उन वायरसेस को निकाल करके उस वायरस को इनएक्टिवेट करके, क्योंकि ये डेड वायरस वैक्सीन है, उसको इनएक्टिवेट करने के बाद कोवैक्सीन बनाया जाता है। ये सारे विषय बड़े स्पष्ट रूप से टेक्निकली हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों ने समझाया और समय समय से समझाया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की उद्दंडता की है, धृष्टता की है, महापाप किया है, द कांग्रेस पार्टी हैज सिन्ड टुडे। ये पाप से और सिन से कम नहीं। करोड़ों लोगों को किस प्रकार से बचाना है, किस प्रकार से पूरे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात एक करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय है और वो ध्येय है डिरेल द वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ इंडिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है, आप याद करिए, ये कांग्रेस पार्टी दो चीजों के लिए याद रखी जाएगी, वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट करने के लिए और दूसरा वैक्सीन वेस्टेज के लिए। वैक्सीन हेजिटेंसी आप याद करिए, इसी कोवैक्सीन के लिए किस प्रकार के बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए। मनीष तिवारी से लेकर बाकी तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने कहा ये कोवैक्सीन तो खतरनाक वैक्सीन है, इसकी तो जांच नहीं हुई है, इसके पूरे रिसर्च कंप्लीट नहीं हुए हैं, वी आर ट्रीटिंग इंडियन पीपल एज गिनी पिग्स। उस समय कहा गया कि इंडियन लोगों को, हम भारत के लोगों को गिनी पिग के रूप में भारत की सरकार ट्रीट कर रही है कोवैक्सीन देके। और उस समय कांग्रेस के सरकारें जिन राज्यों में है, खास करके छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे। पंजाब में भी आप देखिए, पंजाब की सरकार ने पहले कहा हम नहीं लेंगे, बाद में वहां तो वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग होने लगा, अर्थात कोवैक्सीन लेते थे, कोवैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देते थे, वहां से प्रॉफिट जेब में लेते थे। आप सोचिए जरा किस प्रकार वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट किया गया। वैक्सीन वेस्टेज, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में वैक्सीन, कोवैक्सीन को आपने लेके जमीन के नीचे गाड़ दिया, आपने उनको कचरेदान में फेंक दिया, आपने उनमें आग लगा दिया। So you have promoted, the Congress party has sinned right from the very beginning by promoting vaccine hesitancy and by promoting vaccine wastage. Apart from what we have rightly pointed out, profiteering from vaccine also in Punjab. People of this country are not going to forgive the Congress party for what they have done. और आज इस मंच पे से भारतीय जनता पार्टी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक ही सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। यू थ्री आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है? क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है? गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं करती है? और यह सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह सवाल समूचे हिंदुस्तान का है कि क्या वो लोग जो चाइना में जाके एमओयू साइन करते हैं, क्या वो लोग जो डोकलाम में जिस प्रकार का बर्ताव करते हैं, क्या वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज में जाकर के हिंदुस्तान के मस्तक को झुकाने का काम करते हैं, वो हिंदुस्तान के वैक्सीन के ऊपर, हिंदुस्तान के इंडिजिनस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करते हैं और है या नहीं? और राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी जवाब दें कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं। बंधुगण, आज से ठीक एक हफ्ते पहले रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार के एक और रत्न, उन्होंने भी कहा था कि लोग भ्रमित हैं, लोग जानते नहीं हैं ये वैक्सीन कैसे बनते हैं, इनका कॉम्पोजिशन क्या है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है। रॉबर्ट वाड्रा जी, आपके पास तो इतनी जमीन है, मेडिकल कॉलेज खोल के भर्ती होइए, वहां पर पूरा पढ़ के आइए प्रोसेस वहां से। जब कोवैक्सीन लॉन्च होता है तब कहते हैं हम कोवैक्सीन लेंगे नहीं, इससे खतरा हो जाएगा। जब पूरा पीक पे रहता है सेकेंड वेव तो कहते हैं हमारा कोवैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों के कोवैक्सीन कहां चले गए। क्या मजाक बना के रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। और देखिए, एक बहुत बड़ा त्रासदी है पूरे विश्व का। इस त्रासदी में हम सब की आवश्यकता है
कि हम साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े, ना कि इस प्रकार की बातों के साथ जो भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है या फैला चुकी है और जो आज हम डिस्पेल कर रहे हैं। मगर इसका सवाल जो हमने पूछा, इसका जवाब जरूर दे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और वाड्रा जी भी दे दें कि इन्होंने सारे लोगों ने, चारों ने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है, कब लिया है, कौन सी वैक्सीन ली है, कोवैक्सीन पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब जरा बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।